Good morning, students. We are going to now complete our chapter of first chapter of history, French Revolution. Now this is the sixth part of the video, and we are going to start fifth topic, the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colonies. उस समय का जो मेन एक टॉपिक था वो ये भी था कि जो लोग स्लेव्स थे, मतलब दूसरों के लिए वर्क करते थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए थर्ड स्टेट वर्क करता था, उसको ख़त्म करना था. द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मैरिटिमी, गुडेल्यूप and Saint Domingo were important supplies of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. कुछ ये सप्लाइज थी जो कॉलोनीज़ के टाइम पे, ये सम कॉलोनीज़ के नेम है, इस टाइम पे इन कमोडिटीज़ की सप्लाई इम्पॉर्टेंट थी, मतलब होती ही थी, लाइक टबैको, इंडिगो और शुगर एंड कॉफ़ी. बट द reluctance of European to go and work in distant and some unfamiliar lands meant of shortage of labor of plantations. पर इसके लिए क्या होता था कि जो यूरोपियंस थे वो दूसरों की लैंड पे जाके पहले अपना राज करते थे, कॉलोनी सेटअप करते थे और फिर उनसे वो काम कराते थे और जो उसका प्रोडक्शन होता था वो खुद के कंट्री में ले आते थे. जैसे लाइक इंडिगो का, नील की जो फार्मिंग होती थी वो इंडिया में भी होती थी. क्यों? क्योंकि इसके बाद लैंड जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो ऐसी जो क्रॉप्स होती थी वो दूसरी लैंड पे जाके करवाते थे और फिर खुद के यहाँ ले आते थे प्रोडक्शन. सो दिस वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स. तो इस कारण से क्या हुआ कि एक ट्रायंगुलर वो बन गया था, मतलब एक दूसरे के स्लेव हो गए थे, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन्स. द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी. और ये स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ था? 17th सेंचुरी में. French merchants sailed from the ports of Bordeaux और नेट्स टू अफ्रीकन कोस्ट. जो फ्रेंच मर्चेंट होते थे, मतलब सेलर्स होते थे या जो ट्रेड वर्क करते थे, वो लोग क्या करते थे, बोर्डेक्स या नेट्स के पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट पे चले जाते थे, मतलब अफ्रीकन पोर्ट पे जाते थे. वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफिशियंस. और वहाँ से क्या करते थे, कुछ स्लेव मतलब जो लोग काम करते थे उनको ले आते थे. ब्रेडेड एंड शेकल्ड, स्पेशली जो ब्रेडेड और शेकल्ड मतलब थोड़े लो क्लास के होते थे. द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स. और उनको शिप्स में पैक कर लिया जाता था टाइटली. फॉर 3 month लॉन्ग वोएज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन से. 3 months के लिए, क्योंकि उनको वो अटलांटिक सी से कैरिबियन सी की तरफ यूरोप में एंटर करते थे वो इस सी की तरफ, तो उन्हें 3 months के लिए जिन लोगों से ब्रेडेड और शेकल्ड होते थे, मतलब थोड़े कमज़ोर से होते थे, उन्हें पैक कर लिया जाता था, जैसे हम इस फोटो में देख सकते फिगर में. देयर दे वर सोल्ड अ प्लांटेशन ओनर्स. फिर वहाँ वो क्या करते थे, सोल्ड प्लांटेशन ओनर्स को सोल्ड करते, मतलब बेचते थे प्लांट. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. पर इसके कारण यूरोप में किसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी? शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की. जैसे जैसे बढ़ रही थी ये स्लेवरी भी बढ़ रही थी. पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नैंट्स owned their economic prosperity to the flourishing slave trade. और जो पोर्ट सिटीज़ थी उनकी भी इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस थी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सारी नीड्स, डिमांड जो थी उनसे पूरी होती. इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ से हो रहा था, स्लेव ट्रेड हो रहा था. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. और 18th सेंचुरी में लोगों ने थोड़ा बहुत इस स्लेवरी के लिए क्रिटिसिज्म करना, मतलब उसके खिलाफ होना शुरू हुई. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज. और फिर वो नेशनल असेंबली में भी इस चीज़ पे डिबेट हुई और लोगों ने बोला ताकि ये लोग कॉलोनीज़ जो थी वो ख़त्म करें और जो स्लेव ट्रेड है वो भी ख़त्म हुए. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ. पर वहाँ कोई भी लॉ पास नहीं हुआ. फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस, होल इनकम्स डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड. और इससे किसकी उन्हें वो हो गई कि बल्कि कुछ लोग उनका अपोजिशन करने लगे जो बिजनेसमैन होते थे. इट वॉज फाइनली द कन्वेक्शन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन. और फिर फाइनली जो कन्वेक्शन था उसने एक लॉ निकाला 1794 में, जिसमें ये बोला गया कि सभी जो स्लेव्स हैं
इन द फ्रेंच ओवरसीज, मतलब कि फ्रेंच के बाहर भी उनको फ्री करा जाए। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर, पर ये बहुत शॉर्ट टर्म मेजर था जो 10 साल बाद लिया गया। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, पर 10 साल बाद फिर 10 years बाद क्या हुआ था, नेपोलियन ने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करा, वापस स्टार्ट कर दी। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन, पर अब जो ओनर्स होते थे वो अपना राइट, अपना हक जान गए थे। अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, निग्रोज जो होती है वो एक रेस है, एक ट्राइब है। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड, और इसी के साथ 1848 में स्लेवरी अबॉलिश हो गई। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड? क्या पॉलिटिक्स लोगों के जो क्लॉथ्स होते हैं या लैंग्वेज होती है या बुक होती है उसको चेंज कर सकती है? द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन फ्रांस में 1789 में काफ़ी सारे मैन और वुमेन, चिल्ड्रन तीनों के लिए ही ऐसे चेंजेस आए थे। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन द themselves टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एवरीडे प्रैक्टिस। गवर्नमेंट क्योंकि रेवोल्यूशंस हो रहे थे लगातार, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आते, तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकालती थी और ऐसे लॉज निकालती थी जिसमें क्या होता था कि दे ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू एवरी, कि उनकी लिबर्टी और इक्वालिटी पे फ़र्क पड़ता था। Liberty मतलब freedom and equality means equal. One important law that come into the effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of conscription. एक इम्पॉर्टेंट लॉ क्या निकला था जब की बात है, जब बेस्टिल में स्टॉर्म हुआ था, मतलब कि लोगों ने हड़कंप मचाया था, उस समय समर 1789 में किस चीज़ का अबॉल्यूशन हुआ था? कैंसरशिप। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published and performed only after they had been approved. इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ वही चीज़ न्यूज़पेपर में, मतलब पब्लिकली बुक्स हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, प्लेस हुआ, वही चीज़ पब्लिश और प्रिंट होती थी, पब्लिक तक पहुंचती थी, जो कि वो लोग अप्रूव्ड, या किंग जो था ये वो लोग अप्रूव कर देते थे। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन सिटीज़न प्रोक्लेम्ड फ्रीडम, लेकिन अब क्या होने लगा था कि जो वहाँ के मैन और सिटीज़न के राइट थे उसके अंडर वो फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू राइट चाहते थे कि वो इस चीज़ के लिए फ्री हो, लिबरल हो, कि उनके जो इंटरेस्ट है, जो वो चाहते हैं वो बोल सकें और लिख सकें। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू नेचुरल राइट। अब उन्हें इसका देने का डिक्लेयर हो रहा था। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब इस चीज़ से लोगों का फ्लड आ गया था ना, एकदम लोगों की बाढ़ जैसा हो गया था कि लोग बहुत लिबरल हो गए थे कि जो वो बोलना चाहते थे, नाउ दे आर फ्री टू टॉक। They all described and discussed the events and changes taking place in the France. अब वो हर चीज़ को बड़े इजीली डिस्कस कर सकते थे जो भी फ्रांस में चल रहा था। Freedom of press also meant that opposing views of events could be expressed. फ्रीडम प्रेस जो होती थी, मीडिया जो होती थी, उसको भी फ्रीडम मिल गई थी कि वो इस चीज़ के लिए फ्री थी कि अगर वो कुछ भी गवर्नमेंट है या किसी के अपोजिशन में प्रिंट करना चाहती है तो वो प्रिंट कर सकती थी। ईच साइड सॉट टू कन्वीनियंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब हर चीज़ के दो पहलू हो गए थे, टू साइड्स हो गई थी, वन इज़ एडवांटेजियस एंड वन इज़ डिसएडवांटेजियस, कि हर चीज़ को दो नज़रों से देखा जाता है, क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, और उनको प्रिंट कर सकते थे। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अटैच्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसमें प्लेस हुआ, सॉन्ग, फेस्टिव, सब कुछ आ गया था कि जो भी वो करना चाहते थे। दिस वॉज वन वे दैट कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। द पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट द लैंड इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। पर इसी के साथ ये हुआ था कि
बहुत चीज़ों की लिबर्टी लोगों को मिल गई थी, और जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे वो भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखने लग गए थे। लेकिन यहाँ पे ये बात भी थी कि जो पढ़े लिखे थे वो तो बस हैंडफुल, मतलब कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे जो उन चीज़ों को रीड कर सकते थे। नाउ वी आर गोइंग टू डू कंक्लूज़न। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।